Assalamu alaikum. My name is Aksana Sir. Today we will discuss next topic health history components for abdomen, rectum and anus assessment. ठीक है, अगर हम बात करें ये है क्या चीज़, हेल्थ हिस्ट्री कंपोनेंट्स क्या चीज़ है। ये वो वाली चीज़ है जो कोई भी डॉक्टर हो या नर्स हो वो किसी भी पेशेंट से पूछ के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको बीमारी क्या है, क्यों हुई है, इसकी कोजेज़ क्या हो सकती हैं। मीन्स कि पेशेंट की हालत को जांचना कि इसको मसला क्यों बना और क्या है और किस हद तक जा सकता है, ठीक है, ताकि वो ये डायग्नोज करके फर्दर ट्रीटमेंट प्लान कर सके, प्लान कर सकें कि हमने इसको ट्रीटमेंट किस किस्म का देना। ठीक है, इसकी बेसिकली 8 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जी चीफ़ कंप्लेंट। ठीक है, ये चीफ़ कंप्लेंट सबसे पहले आते हैं। इसमें पूछना होता है, कोई भी पेशेंट आया है, नर्स या डॉक्टर उससे पूछता है कि आपको बेसिकली मसला क्या है। उसको देखना होता है क्या इसको मसला क्या, इसको दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। हम पेट की हेल्थ हिस्ट्री देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम देखेंगे कि पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। ब्लोटिंग का मतलब होता है टाइटनेस, फुलनेस, या फिर हम कह देते हैं कि अफर जाना, पेट का फुल टाइट हो जाना, ऐसे लगना जैसे कि फुल है, टाइट हो गया पेट, और जैसे गैस का बाहर आना, गैस का हो जाना पेट में। ठीक है, फुलनेस फील करना, सख्त टाइट सा। ठीक है, और नोज़िया इसका मतलब होता है दिल ख़राब होना। वॉमिटिंग मीन्स कि वॉमिट करना। चेंज इन बवल हैबिट्स मीन्स के जो हमारा हम स्टूल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि दिन में एक बार कर रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगी। अगर हम कम कर रहे हैं ना, अगर दिन में एक, या बिल्कुल नहीं कर रहे, 2 दिन बाद कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, इसका मतलब है हमें कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम एक दिन में 2 से 3 दफ़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब है डायरिया हो गया। और इसके बाद अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी देखें, उसका कलर चेंज हो गया, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। स्टूल सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, वाटर भी होता है। ये भी देखें, ये चेंजिंग आ रही है, तो उस हिसाब से भी हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको क्या डिजीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आस्क करनी होती हैं, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी पेशेंट आए एब्डोमेन, रेक्टम और एनस की कंप्लेन लेके, तो हमने ये सारी चीज़ें आस्क करनी है कि ये चीज़ें तो नहीं सारी हो रही। रेक्टल ब्लीडिंग या रेक्टल से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जैसे जब स्टूल पास होता है उसके साथ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। और जो एनल डिस्कम्फर्ट, एनल डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि जो एनस है, लास्ट पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, के इसमें कोई हिमोराइड्स तो नहीं बन गए, क्रैक तो नहीं आ गए, कोई इन्फेक्शन तो इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो जो एनस के वॉल्स होती हैं जो वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है और वो पेन करती हैं। और वहाँ पे हिमोरॉइड्स मीन्स के क्या हो जाते हैं, हिमोरॉइड्स को हम क्या कह सकते हैं, बवासीर कह सकते हैं, बवासीर भी हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने उनसे आस्क करनी है। कोई भी पेशेंट आए तो सबसे पहले हमने उसकी चीफ कंप्लेन को देखना है कि इसको बेसिकली मसला क्या है। फिर हमने देखना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि इसकी प्रेजेंट इलनेस कब स्टार्ट हुई है, कितनी देर तक रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब कुछ पूछना है। देखते हैं क्या है। इंक्वायर अबाउट द ऑनसेट, कब स्टार्ट हुई, ड्यूरेशन कितनी देर तक रही, फ्रीक्वेंसी मीन्स वक्फे के साथ होती रही है या फिर मुसलसल होती रही है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं, एग्रेवेटिंग मीन्स पहले स्लो थी बाद में तेज़ होगी, या रिलीविंग फैक्टर्स मीन्स के पहले थी फिर रुक गई फिर स्टार्ट होगी, इस तरह की सिम्टम्स तो नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या पेन वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर हम बात करें कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, तो इसमें हमने देखना होता है, उनसे पूछना होता है कि आपको कोई जीआईटी का प्रॉब्लम तो नहीं रहा। फॉर एग्जांपल GERD, ये वाला GERD, इसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ओके, इसमें ये होता है कि जो स्टमक का एसिड होता है वो हमारा एसोफेगस में बैक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती हैं, अल्सर, ज़ख़म हो जाना जीआईटी के किसी भी पार्ट में, IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये क्या चीज़ है, तो इधर मैंने नोट्स बनाए हैं कि IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फंक्शनल डिसऑर्डर है। मीन्स इसमें कोई फिज़िकल चेंज नहीं होता,
ना इन्फ्लेमेशन होती है, ना कोई सोर वगैरह बनता है, ना अल्सर बनता है, ना कोई जख्म होता है। लेकिन इसमें ना अजीब सी इरिटेशन होती रहती है, जैसे ब्लोटिंग हो जाना, पेन होना, गैस होते रहना, डायरिया होना, अजीब सी सेंसेशन होती हैं। मीन्स के इसमें कोई फिज़िकल डैमेज नहीं होता, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, कोई जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें ब्लोटिंग जैसी फुलनेस, पेन, गैस जैसी फीलिंग होती रहती है, समटाइम्स डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। और इसके बाद आती है आईबीडी। आईबीडी होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें ये होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसा कि ना इन्फ्लेमेशन होती है ना अल्सर बनता है, लेकिन इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन के। इसके अगर हम टाइप्स देखें तो 2 हैं, क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, क्रोन डिजीज़ वो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जीआईटी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, लाइक माउथ से लेके एनस के किसी भी हिस्से में हो सकती है इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो क्रोन डिजीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट इलम होता है। इलम क्या है? इलम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। सब क्रोन डिजीज़ में ज़्यादा इफेक्ट होता है इलियम पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है ज़्यादातर। और इसके बाद जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है किस में होती है? स्पेशली कोलन और रेक्टम में। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है और रेक्टम इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, कोलन और रेक्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें क्या सिम्टम्स होती हैं? इसमें बंदे को फटीग हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया सिम्टम्स ब्लड के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होती है ऑटोमेटिकली, इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होगा ना, इन्फ्लेमेशन के साथ अल्सर भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सोर्स और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते रहेंगे, ये दूसरे टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स थी हमारी इधर ये वाली आईबीडी एंड आईबीडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्जरी। सर्जरी के बारे में हमने पूछना होता है कि अगर पहले कोई सर्जरी हुई है तो इससे ये होता है कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके बाद हमने पूछना होता है कि आपको कोई लीवर का डिजीज़ तो नहीं है, लीवर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हम एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आप लोगों के जहन में। अगर हम एब्डोमेन, रेक्टम और एनस की हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर इसमें लीवर का वो जिक्र कहाँ से आ गया? हाँ, जिक्र तो होना चाहिए था ना एब्डोमेन में, स्टमक का, पेनक्रियाज का, या फिर इंटेस्टाइन का, रेक्टम, एनस का। इसमें लीवर का जिक्र कहाँ से आ गया? इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये हमने आप लोगों ने नोट में पढ़ा होगा कि थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन वो मेरे पास पिक नहीं है, मैंने थोड़ा सा ओवर चार्ट बनाया हुआ है, वो दिखाती हूँ आपको कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो है पोर्टल वेन, इसमें स्टमक ऐसे जो वेन, गैस्ट्रिक वेन है जो स्टमक से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, वो भी पोर्टल वेन में आके ओपन हो जाती है। जो स्प्लीन से आते हैं, स्प्लीनिक वेन भी इधर आके ओपन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, वो भी इसमें आके ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्लड लेके जाती है वेन, वो होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, वो भी इसमें ओपन होती है। गॉल ब्लैडर की भी इसमें ओपन होती है। ठीक है, ये पोर्टल वेन है जो ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके लीवर से हिपैटिक वेन में ड्रेन करती है। हिपैटिक वेन फिर फर्दर सुपीरियर वेना कवा में ड्रेन करता है, जो हार्ट तक लेके जाता है। ठीक है, अगर लीवर की कोई डिजीज़ है, लाइक लीवर साइरोसिस है, लीवर साइरोसिस में पहले नंबर पे लीवर में स्कार बनते हैं, मीन्स के जो नेचुरल सेल्स थे वो रिप्लेस हो गए उन सेल्स के साथ जो फंक्शंस थे परफॉर्म नहीं करते, लेकिन लीवर की शक्ल को मेंटेन रखा हुआ है। बाद में जो स्कार वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रोसिस में। फाइब्रोसिस में मीन्स मुकम्मल तौर पे लीवर डैमेज हो जाता है। इसमें लीवर अपना काम नहीं कर सकता, लीवर अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें अब लीवर तो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, तो अब क्या बनेगा? ये जो ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन से लीवर तक, लीवर तो डैमेज है, बिल्कुल डैमेज है, कुछ काम कर ही नहीं रहा। ये ब्लड आया यहाँ तक आया, ये आगे पंप ही नहीं कर सकता सुपीरियर वेना कवा में, तो ब्लड यहाँ पे होगा, जमा हो जाएगा। फिर जब ज़्यादा ब्लड इधर हो जाएगा फिर वो रिटर्न बैक फ्लो करना स्टार्ट करता है। बैक फ्लो करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जाके
और वो इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। इन्फ्लेमेशन जब काज करेगा वहाँ पे ब्लड रिटेन रहेगा तो वहाँ पे हीमोरॉइड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना। हीमोरॉइड्स को हम कहते हैं, उर्दू में तो कहते हैं बवासीर, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं पाइल्स या हीमोरॉइड्स। जिसमें ये होता है कि अगर हम हीमोरॉइड्स की डेफिनेशन करें तो हीमोरॉइड्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो होती है स्वोलन वेन, ठीक है। और रेक्टम की जो वेन्स होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, जो हीमोरॉइड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है और उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपको समझ लगी कि हम पास्ट हिस्ट्री जब ले रहे होते हैं तो लीवर डिजीज़ का क्यों कंसर्न करते हैं कि हाँ भी इसको कहीं लीवर डिजीज़ तो नहीं है। अगर लीवर डिजीज़ है तो जीआईटी में इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, इसलिए हम लीवर डिजीज़ को पहले देखते हैं कि इसको कहीं लीवर डिजीज़ तो नहीं था। हीमोरॉइड्स, आपको पहले हीमोरॉइड्स तो नहीं था कहीं। रेक्टल फिस्टुला का मतलब होता है कि अब नॉर्मल ट्यूब का बन जाना। वो कैसे, किसी भी इन्फेक्शन के बाद लाइक एनएस में इन्फेक्शन हुआ है या रेक्टम में इन्फेक्शन हुआ है तो वो सीवियर टाइप का होगा, वहाँ पे एब्सिस बनना स्टार्ट हो गया, मीन्स रेशा बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जब वो बना है तो वहाँ पे ना एक अपनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेक्टम और एनएस में जो स्टूल आता है वो दूसरे पार्ट्स में जाना स्टार्ट हो जाता है स्किन के, ठीक है, जिसे रेक्टल फिस्टुला कहते हैं। अगर वो है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ फर्दर अब हो रही होगी, इसलिए ये पास हिस्ट्री में जीआईटी डिसऑर्डर्स का पूछते होते हैं, ठीक है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं या नर्स वगैरह होती हैं वो मेडिकेशन की हिस्ट्री देती हैं कि वो आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल लैक्सेटिव वो वाली मेडिसिन्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती हैं, मीन्स कब्ज़ को। एंटासिड जो हमारी एसिडिटी तेज़ हो जाती है उसको कम करने के लिए। NSAIDs ये होती है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। एनाल्जेसिक मीन्स पेन रिलीफ, जो पेन को दूर करती हैं, ठीक है। ये नॉन ओपोइड की एक टाइप है। आप लोगों ने अपोइड नॉन ओपोइड पढ़ा होगा। ओपोइड जो होते हैं वो सीवियर पेन के लिए होता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए, स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं। लेकिन जो नॉन ओपोइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर तो नहीं होते, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ होती हैं ये ड्रग्स। और जिसकी एक टाइप है NSAID, जिसमें एस्प्रिन, आइबोप्रोफिन वगैरह आ जाती हैं। वो देखते हैं कि ये वाली तो यूज़ कर रहे हो। एंटीबायोटिक्स, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कोई भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और अदर मेडिकेशंस इफेक्टिंग द डाइजेशंस आर बाउल फंक्शंस, मीन्स के आप वो डॉक्टर ये चेक करने के लिए पूछते हैं कि आप कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं। और कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक इसी को देख लेते हैं। NSAID को अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करें तो हमारे स्टमक में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा एंटीबायोटिक से भी हमें नुकसान होता है। और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम जो मेडिसिन खा रहे होते हैं उसमें 20 to 25% जो पोर्शन होता है वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, बाकी सारा उसको प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग की होती हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाती हैं और इफ़ेक्ट करती हैं किसी ना किसी ऑर्गन को, ठीक है। मीन्स कि वो देखते हैं कि आपको किसी मेडिसिन के रिएक्शन में तो ये डिज़ीज़ नहीं हो रही, एब्डोमिनल या रेक्टम या एनस डिज़ीज़। ये पीछे तो हमने पास्ट भी देख लिया, प्रेजेंट इलनेस भी देख ली। अब हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो पहले मेडिकेशन यूज़ की उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं शो हो रहा। अच्छा वो पूछते हैं और उसके बाद पूछते हैं एलर्जीज़, कि आपको किसी खाने से या मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से ये आपको जीआईटी का प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि आपके किसी बहन भाई, माँ बाप या दादा दादी को कोई ये वाली बीमारी तो नहीं थी, कोरेक्टल कैंसर, रेक्टम का कैंसर हो जाना, पाइलोप्स
रेक्टम या आइज़ में ये जो ओवर ग्रोथ नहीं हो जाती, इतनी सी ग्रोथ हो जाती है, वो भी एक कैंसर की ही टाइप होती है। पाइलोप्स बन जाना, लिवर डिजीज़ तो नहीं था किसी को, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं था। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में ये होता है, एक होती है जेनेटिकली, एक होता है फैमिली। जेनेटिकली वो होता है जो जीन्स के थ्रू इंसान के अंदर जीन्स आते हैं, वो वाली डिजीज़ कोज होती है, वो होती है जेनेटिकली डिजीज़ कि जो जीन्स के थ्रू आई। फैमिली हिस्ट्री में हम ये देखते हैं किसी बहन भाई को तो नहीं है जिसकी वजह से वो वाले जरासीम या उनसे आपको डिज़ीज़ होने का खदशा होता है। अगर उनके साथ बंदा डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले या कुछ भी किसी भी तरीके से वो डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री इसलिए लेते हैं कि आपके आसपास के लोगों को तो नहीं है जिसकी वजह से आपको भी हो गई है। ठीक है जी। अगर हम बात करें सोशल हिस्ट्री, अगर हम इसमें देखें कि वो अपनी डाइट में क्या ले रहा है, फ्लूइड इनटेक कितना है, पानी ज़्यादा पी रहा है या कम पी रहा है, या अल्कोहल की कंजप्शन कितनी कर रहा है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का देखना है कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी कर रहा है। अगर कोई पर्सन एक्टिविटीज़ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कम होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन होने के खदशात ज़्यादा होते हैं, गैस्ट्रिक का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे फंक्शंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ सिस्टम। रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब होता है डॉक्टर या नर्स पेशेंट की पूरी बॉडी का रिव्यू करते हैं कि उसे और कौन कौन सी सिम्टम्स शो हो रही हैं, लाइक फीवर तो नहीं, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, भूख का लगना या ना लगना, चेंजेस तो नहीं है उसमें, जॉन्डिस मीन्स कि लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है, पीला हो जाना, एनल ईचिंग मीन्स कि वहाँ पे खारिश वगैरह तो नहीं होती है एनस में, और डिफ़िकल्टी पासिंग स्टूल का पास करने में डिफ़िकल्टीज तो नहीं हो रही। ये डॉक्टर्स रिव्यू ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, ये डॉक्टर इसलिए करते हैं कि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि कोई पेशेंट एक ही सिम्टम से असरअंदाज हो रहा है कि दूसरी सिम्टम्स भी हैं इसमें। अगर पेशेंट कुछ होते हैं वो इस तरह के सिम्टम्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में आस्क करे ताकि अच्छे से डायग्नोज कर सके कि इसको एक ही बीमारी है या फर्दर और भी रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं। This is our last point review of systems. Now we will meet in next video with a new topic. Okay.